ओके उनका। ओके हम यहाँ बात कर रहे थे कि वो अलाउ 4 पॉइंट के अंदर आप ये बात कर रहे थे कि वो अलाउ करता है एप्लेट्स वगैरह लिखने की। फिर आपको ये कहता है टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है, कंसोल बेस और विंडोज बेस के अंदर। कंसोल बेस कौन सी होती है आपके पास? कंसोल बेस वो होती है जैसे जिसका आउटपुट जो है आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या डॉस फॉर्मेट के अंदर आपके पास निकल कर आ रहा हो, कंसोल फॉर्मेट के अंदर आपके पास उसका आउटपुट जनरेट हो रहा हो। जैसे आप सी हैश की बात करते हो, जब सी हैश का आप आउटपुट निकालते हो वैसे जनरली तो आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन की जो विंडोज होती है उसके ऊपर आपका आउटपुट जनरेट हो रहा होता है। लेकिन विंडोज बेस कौन से प्रोग्राम होते हैं? विंडोज बेस प्रोग्राम के पास होते हैं जो आपके पास कोई विंडो जनरेट कर दे, जो न्यू विंडोज ओपन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने माई कंप्यूटर को ओपन करा, तो वो जो माई कंप्यूटर ओपन होने के बाद जो बटन्स और जो डिफरेंट फंक्शंस वहाँ पे आपको नजर आ रहे होते हैं वो आपके पास विंडोज बेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये देख सकते हो कि मैंने एक पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन की हुई है पूरी। अब इस पूरी पावर पॉइंट के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस नजर आ रहे होंगे आपको। यहाँ पे डिफरेंट बटन्स नजर आ रहे हैं आपके पास। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज नजर आ रहे हैं। यहाँ पे से आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ही कर देते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया आपके पास। आपके पास स्क्रॉल के लिए यहाँ पे चीजें ये दिया हुआ है ना कि आप चीज को स्क्रॉल कर सकते हो। रूलर्स गिवन है आपके पास। डिफरेंट पुश बटन्स गिवन है आपके पास कि आप उसको प्रेस करके अपने वर्किंग कर सकते हो। इस तरह के आपके पास डिफरेंट फंक्शंस जो गिवन है ये आप जावा बेस बना सकते हो। ये है आपके पास एक विंडो। विंडोज बेस कौन से होते हैं? ऐसा प्रोग्राम या ऐसे कोड जिसको क्लिक करने के बाद आपके पास आउटपुट जो है किसी विंडोज बेस के अंदर ओपन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है। अब अगर आप अपने कंप्यूटर से कैलकुलेटर ओपन करते हो तो ये जो आपके पास आउटपुट जनरेट होता है कैलकुलेटर वाला, ओके जो अब अगर आप अपना कैलकुलेटर ओपन करते हो, यहाँ पे आपको एक ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। सी अब ये जो कैलकुलेटर है आपके पास, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके एंटर करा तो ये जो कैलकुलेटर आया है ये आपके पास एक विंडोज ओपन हुई है। इस विंडोज की आप वर्किंग कर सकते हो कि विंडो की जो आउटपुट का साइज है वो कितनी बड़ी विंडोज होनी चाहिए। जैसे अब आपको पता है कि आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो लेट्स से कि 800 बाय 600 पिक्सल्स की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर कितना बड़ा होगा। उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं, जैसा भी ये है। क्लिक करोगे ये मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, मिनिमाइज कर सकते हो उसको। क्रॉस का बटन है आपके पास, ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज आपके पास आ गए। सिंपल बटन है, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब विंडोज बेस के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह की चीज होती है। ये जो है आपके पास टेक्स्ट लिखने की जगह, तो ये इसको वगैरह बोलते हैं। फिर आपके पास बटन है, बटन के ऊपर क्या लिखा जाएगा, उसके पीछे फंक्शन क्या होगा, तो ये सारी वर्किंग आप विंडोज बेस के अंदर करते हो। अब जैसे ये टू है, टू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास टू जनरेट हो रहा है, या टू मल्टीप्लाई बाय टू करते हो तो आपके पास आंसर फोर हो जाता है यहाँ पे। तो ये फोर कब होता है, इसके पीछे वर्किंग क्या है, तो वही आपके पास जावा और जो सिंपल आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की वर्किंग कर रहे होते हो वो होता है। जावा का जो प्रोग्राम है वो वर्क कैसे करता है, उसका फ्लो चार्ट इस तरह से आपके पास फ्लो हो रहा होता है। जिसमें आपके पास सबसे पहले आप जावा का सोर्स कोड लिखते हो, जावा के कंपाइलर में जाता है, कंपाइलर उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर वो आपके पास जाता है जेवीएम या जावा इंटरप्रेटर में। जेवीएम यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, अगर आप नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लो। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। सही है। जावा वर्चुअल मशीन के अंदर वो जावा के जो भी कोड आया होता है उसको इंटरप्रेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर आपका समझ ले। पहले जावा को कन्वर्ट करते हैं, जावा जावा को भेजते हैं जावा के कंपाइलर में।
फिर वो उस कंपाइलर जो है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में, और फिर बाइट कोड जाता है आपके पास किसमें, जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन में, या जावा का जो इंटरप्रेटर है उसमें, और फिर वो उसको भेज देता है किसमें, कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको फिर रीड कर लेता है। एप्लेट्स की बात करते हैं आपके पास, जो भी हम पीछे बात कर रहे थे, एप्लेट्स क्या है, दे आर स्मॉल प्रोग्राम्स made by using Java that can be embedded on web page to provide some intelligence। ये चीज़ है, ऐसे प्रोग्राम जो आप जावा के थ्रू बनाते हो, और वो प्रोग्राम आप किसी भी वेब पेज या वेबसाइट के साथ लिंक कर सको, वो आपके पास एप्लेट्स कहलाते हैं। ऐसी चीज़ जो आपने वेब पेज के साथ लिंक करी है, वो आपको किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस बना दिया है कि कोई भी वर्क आपके पास परफॉर्म करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने एक वेब पेज बनाया, अब आप नहीं चाहते कि आप चाहते हो कि उसके अंदर कैलकुलेटर ऐड कर दो, लेकिन आप सिंपल जो कैलकुलेटर उसके अंदर गिवन है आप वो नहीं चाहते, आप चाहते हो सारी प्रोग्रामिंग आपकी अपनी हो। तो आपने बाहर एक जावा के ऊपर एक कैलकुलेटर डिजाइन करा, और फिर आपने उसको लिंक कर दिया, एम्बेडेड कर दिया, इम्पोज कर दिया किस पे, आपने अपनी वेब पेज के ऊपर। तो ऐसा कैलकुलेटर जो है आपके पास ऐसा एप्लेट वर्क कर रहा होगा। फिर दो तरह की आपके पास चीज होती है, एक होता है आपके पास इम्प्लिसिट कास्टिंग, और एक होता है आपके पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग। क्या चीज होती है ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो आप लास्ट क्लास में देख रहे थे? जी सर, क्या चीज होती है आपके पास? सकलैन नहीं, कोई और बता दें जी शान। कम ज्यादा करने के लिए यूज होती है सर। हेलो आपके बाद में बहुत डिस्टॉर्शन था। जी जी, बोलिए बोलिए। सर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ना, जी जी। डेटा कम या ज्यादा करने के लिए यूज होती है। डेटा कम या ज्यादा करने के लिए होती है, उसका साइज कम या ज्यादा करने के लिए यूज होती है। सही, चलो क्या सकते। इम्प्लिसिट कास्टिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन द टाइप बिट बाइट हेलो चेंज ऑटोमेटिकली। जी जी, आप सही कह रहे हो। इम्प्लिसिट कास्टिंग के अंदर और एक्सप्लिसिट के अंदर क्या होता है, एक जगह पे आपको चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, और एक जगह पे आपको कमांड्स देकर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। व्हेन द टाइप बिट बाइट एटसेट्रा, जो भी आपने कोई भी टाइप ली हुई है अपने डेटा की, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए किसी विदाउट एनी कमांड, बगैर किसी कमांड को दिए हुए, तो वो आपके पास कहलाती है इम्प्लिसिट कास्टिंग। लेकिन अगर आपको किसी डेटा टाइप को बाय फोर्स चेंज करना पड़ रहा हो, तो फिर वो आपके पास कहलाती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अगर आपको याद हो, लास्ट प्रोग्राम के अंदर जब हम कुछ वर्क कर रहे थे, तो उसका आउटपुट आपके पास सिर्फ आ रहा था स्ट्रिंग में। इंटीजर फॉर्मेट के अंदर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, उस स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करते थे किसमें, इंटीजर में, और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता था। तो ये जो आपके पास कन्वर्टिंग हो रही थी उस वक्त स्ट्रिंग से इंटीजर की तरफ, वो आपके पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहला रही थी, कि आपने पहले अपने जो भी आपका आउटपुट स्ट्रिंग में आ रहा था, आपने उसको पहले कन्वर्ट करा किसी भी इंटीजर या दूसरे उसके अंदर, और फिर आपने उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करी अपनी। फिर आपके पास लूप्स आ जाते हैं। लूप्स क्या चीज़ है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऐसा पार्ट जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो, बार बार एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो अकॉर्डिंग टू द नीड, या कहो कि जो लिमिट वगैरह उसको प्रोवाइड की गई है उसके लिहाज से। अभी अबे एक तरह का कोड पहन के हाँ, अभी उसी दिन की तो पिक्चर है, तो वो बता रहा था कि डाउन में जाना है, जाना है। फिर आपके पास लूप्स के अंदर क्या होता है, कोई भी सेक्शन ऑफ कोड जो है एक स्पेसिफिक टाइम कह लो, या कहो कि लिमिट, या आप इस तरह से कहो कि भाई जो आपने उसकी रेंज रखी हुई थी उसके लिहाज से, या कहो कि उतनी दफ़ा वो चीज़ चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 का टेबल लिखते हैं, तो आपने उसको 3 दफ़ा उसको प्रिंट करना है, 5 दफ़ा प्रिंट करना है,
6 दफ़ा प्रिंट करना है, 8 लाइनों में प्रिंट करना है, 100 लाइनों में, तो आप इस चीज़ को एक दफ़ा लिख के उसका लूप चला देते हो। गोल्स ऑफ ऊप्स क्या है अगर आप जावा के लिहाज से देखते हो तो रिलायबल है आपका, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको अपने डेटा के ऊपर भरोसा होता है कि हाँ, ये काम जो है वो चल रहा है या ये चीज़ रिलायबल होगी। क्लियर है, क्लियर से बात ये है कि इसके जो फंक्शंस देखे जाते हैं आपको क्लियरली पता होता है कि यार यहाँ पे ये काम परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे ये फंक्शन परफॉर्म हुआ है, इस पार्ट के अंदर या इस पार्ट का जो है आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है। इजीली मेंटेन भी इसी वजह से, ताकि अगर आपको पता हो कि कोई एक पार्ट नहीं चल रहा, आपको पूरा प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आप सिर्फ उतने से हिस्से को चेक कर रहे हो। रीयूजेबल, रीयूजेबल से वही होता है कि आपने उसकी लाइब्रेरी वगैरह लगा दी, आप उसको एक दफ़ा प्रोग्राम करने के बाद बार बार उस प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हो या उस प्रोग्राम को कहीं और बार बार यूज कर सकते हो। डेटा टाइप आपके पास आती है जावा के अंदर। डेटा टाइप आपके पास कौन कौन सी है? बाइट है आपके पास, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग और करैक्टर। अगर साइज के लिहाज से बात करते हैं तो बाइट जो है 1 बाइट लेती है। एक बाइट के अंदर आपके पास ना 1 बाइट के अंदर आपके पास 8 बिट्स आ रही होती है। फिर आपके पास शॉर्ट आता है, शॉर्ट 2 बाइट ले रहा होता है, मतलब 16 बिट्स। फिर आपके पास इंटीजर आता है, वो 4 बाइट्स ले रहा होता है। फिर लॉन्ग आता है, वो 8 बाइट ले रहा होता है। फ्लोट आता है, वो 4 बाइट ले रहा होता है। डबल 8 बाइट ले रहा होता है। बुलियन जो है वो 1 बाइट लेता है। स्ट्रिंग अनलिमिटेड लेता है, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रिंग कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रिंग बड़ा होगा, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद होंगे, वो उतने ही बाइट्स को यूज़ कर रहा होगा। और सिंगल अगर कैरेक्टर है तो वो 1 बाइट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर मौजूद हैं, तो वो तकरीबन 10 बाइट्स के अराउंड साइज को या स्पेस को कवर कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, यहाँ तक वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पास इंटीजर को शो कर रही है। और फिर ये लॉन्ग, फ्लोट, डबल जो है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट को यूज़ कर रही है, और ये कहोगे वो डेटा टाइप्स है जिसके अंदर आपके पास पॉइंट्स में या डेसिमल वैल्यूज आ रही होती है। बाकी इसके अलावा बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, ये डेसिमल वैल्यूज को काउंट नहीं कर रहे होते। फिर इन्हीं सारे चीज़ों को एक जगह पे करने के लिए या बताने के लिए कि भैया इसका ये पार्ट है, ये पार्ट है, या डिफाइन करने के लिए कि किस तरह से लिखते हैं, उसकी आपको एक एग्जाम्पल दीजिए। अगर इंटीजर है तो आप सिंपल 4 लिख देते हो, उसके आगे पीछे लिखने की कुछ भी लिखने की असर ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग है तो 4 भी आपके पास लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसको शो करने के लिए कि ये चीज़ लॉन्ग है, आप उसके साथ एक अल्फ़ाबेट एल का यूज़ करते हो, 4 एल। इस 4 एल से मुराद ये है कि ये चीज़, ये जो भी कैरेक्टर आपने यूज़ किया है, ये लॉन्ग को शो कर रहा है। डबल को सिंपल पॉइंट्स के अंदर शो करते हैं, 6.5, 6.8, 10.5, सर 10.3, लॉन्ग इस किस तरह लिए का। यूज करते हैं? लॉन्ग भी आपके पास सॉर्ट ऑफ इंटीजर ही होता है, सही है। पर जैसे सी हैश वगैरह के अंदर आपके पास लॉन्ग का पार्ट नहीं होता, इंटीजर, फ्लोट, डबल आपके पास चल रहा होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जब जावा, क्योंकि जावा जो है आपकी सी हैश के बाद का पार्ट है, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी एडवांसमेंट की गई। उन्होंने कहा कि अगर हमें इंटीजर भी ज्यादा चाहिए हो, जैसे डबल और फ्लोट के अंदर क्या है, फ्लोट आपके पास एक रेंज तक जाएगा, लेट से 4 बाइट, और ये 8 बाइट तक जा रहा है। जैसे ये अगर लेट से 4 बाइट जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर इंटीजर को भी हमें 8 बाइट तक लेके जाना हो, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक बना दी कि ये लॉन्ग है, तो वो लॉन्ग के लिए फिर आप लिखते हो 4L। डबल आपके पास जो चीज़ है आपको पॉइंट्स के अंदर या डेसिमल के अंदर बता रहा होता है, और फिर फ्लोट भी आपको डेसिमल में बता रहा होता है। फ्लोट कम स्पेस ले रहा होता है, कम साइज का होता है, जबकि डबल आपके पास ज़्यादा साइज घेर रहा होता है। डबल के साथ कोई चीज़ नहीं लिखी जाती, लेकिन फ्लोट के साथ एफ का वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर आपके पास आता है करेक्टर। अगर तो सिंगल करेक्टर है तो सिंगल कोट के साथ, स्ट्रिंग है तो डबल कोट के साथ। अगर आपने कोई भी चीज़, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम के लिहाज से अगर आपने कोई दूसरा नंबर सिस्टम यूज किया है, ऑक्टल यूज करा है, या हेक्साडेसिमल यूज करा है, या बाइनरी यूज करा है, जैसे बाइनरी के साथ आप बी का वर्ड यूज करते हो, डेसिमल के साथ आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं होती,
ऑक्टल के साथ आप एक अदद जीरो का यूज करते हो, जैसे 04। यहाँ पे ये जीरो जो है बता रहा होता है कि आपका जो ये फंक्शन है या ये वेरिएबल जो है वो क्या है आपके पास ऑक्टल में है। हेक्साडेसिमल के लिए आप लिखते हो ओ और एक्स। हेक्साडेसिमल के लिए आप लिखते हो ओ और एक्स। तो ये आपके पास समथिंग इस तरह से आ रही होती है चीजें। अगर आपके पास लेट्स से डेसिमल है तो अब आपके ऊपर है, या तो आप डी लिखो या आप कुछ भी नहीं लिखो। सही है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो भी इसका मतलब ये है कि वो चीज ओके है। बाइनरी है आपके पास, बाइनरी के लिए आप स्मॉल बी लिखते हो। आपके पास ऑक्टल है, उसके लिए आप ओ लिखते हो। और अगर आपके पास हेक्साडेसिमल है तो उसके लिए आप ओ एक्स का वर्ड यूज करते हो। ये है। अच्छा, या तो आप डी लिखते हो या आप कुछ भी नहीं लिखो तो भी आपके पास चल जाएगा। ये आपके पास ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी डी लिख रहे होते हैं। और आप देखो, जब भी आप डेली लाइफ के अंदर कहीं पे कोई नंबर लिखते हो तो उसके साथ कोई डी या स्मॉल में जो सबस्क्रिप्ट होती है उसके अंदर आप कोई 10 20 इस तरह के कोई वर्ड नहीं लिख रहे होते। तो इसी वजह से इस यहाँ पे भी आपको डेसिमल के अंदर थोड़ी सी छूट होती है, थोड़ी सी लेवरेज होती है कि आपकी मर्जी है, आप डेसिमल लिख के लिए डी लिखो या नहीं लिखो। अगर बाइनरी नंबर लिखा है 10 का, आपको पता है कि ये बाइनरी नंबर है तो आप उसका बी लिखोगे, ऑक्टल है तो ओ, हेक्साडेसिमल है तो ओ और एक्स। अब ये चीज बता तो दी, लेकिन ये यूज कहाँ होती है? तो वो यूज कहाँ होती है? आप देखो बहुत सारी जगहों पे जब आप वर्किंग करते हो, लेट्स से कि कोई, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जैसे आप पेंट यूज करते हो। कभी आपने पेंट के अंदर जाके कस्टमाइज कलर करोगे तो आपको वहां पे उस कलर का जो है एक नंबर नजर आ रहा होगा हेक्साडेसिमल के अंदर। ये इसका हेक्साडेसिमल नंबर मौजूद है। अब वो जो हेक्साडेसिमल नंबर मौजूद होता है, लेट्स से सिर्फ वो तो कलर का है, कलर के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप नंबर सिस्टम्स के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हो। वहां पे जब आप अपनी चीज को लिखते हो तो आपको ये नोटेशन वहां पर देनी पड़ती है। फिर आपके पास ऑपरेटर आता है। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू चेंज ऑपरेटर प्रायोरिटी। ये बात सबको ही पता है कि अगर आप पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स कहीं पे यूज कर रहे होते हो तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने वो पैरेंथेसिस या वो ब्रैकेट्स को यूज करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आप कोई दूसरा फंक्शन, अपना दूसरा ऑपरेटर को जो है उसको आप यूज करते हो। अगर कहीं पे बीच में आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाए हुए, पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं, बहुत बड़ी सी इक्वेशन है, तो पूरी इक्वेशन में सबसे पहले आपकी वो स्मॉल पैरेंथेसिस या स्मॉल जो ब्रैकेट्स हैं पहले उनको सॉल्व किया जाता है। बाद में किसी दूसरे फंक्शन को यूज या बाद में किसी दूसरे फंक्शन के बारे में पढ़ा जाता है या सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है आपके पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज। ये जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये बाय वेरिएबल होते हैं, जिसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स होना बहुत जरूरी है, जिन दो के ऊपर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। प्लस का साइन जो है आपके पास एडिशन को शो करता है। डिपेंड करता है कि आप जो एडिशन कर रहे हो फिर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग कर रहे हो या विद रिस्पेक्ट टू उनकी जो वैल्यू है, कोई नंबर है उसके लिहाज से। वैसे ही फिर सब्ट्रैक्ट जो है वो दो चीज़ों को माइनस करता है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, स्टेरिक जो है। फिर स्लैश जो है, फॉरवर्ड स्लैश, ये आपके पास डिवाइड को, और फिर परसेंटेज जो कि मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस आपको बताता है कि आपका जो रिमाइंडर है आफ्टर डिवाइड वो क्या बचा है। तो ये, वैसे तो आपको हर जगह पे आपका जो आउटपुट का आंसर बन रहा होता है, कुछ भी जो रिजल्ट आ रहा होता है वो शो हो रहा होता है, आपको कहीं भी ये नहीं पता चलता कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। लेकिन अगर आपको रिमाइंडर के बारे में मालूम करना है तो आप इस आखिरी ऑपरेटर जो है मॉड्यूलस, इसका यूज करते हो। फिर आपके पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स भी आपके पास बाय वेरिएबल्स होते हैं, जिसके अंदर चेक किया जाता है कि एक वेरिएबल दूसरे के साथ किस रिलेशन के लिहाज से, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, या आपके पास इक्वल, मतलब दोनों को कंपेयर करके कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, आप
पहले वेरिएबल को जो मोस्टली लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है उसको कंपेयर कर रहे होते हो, उसका रिलेशन देख रहे होते हो दूसरे वेरिएबल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरह से ऑपरेटर बना हुआ है जो कि आपके पास ये वाला है। यहाँ यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिखा ए, यहाँ पे आपके पास दूसरा वेरिएबल आ गया बी। हमेशा जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल होता है उसको चेक किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट साइड कि क्या ये इससे छोटा है, बड़ा है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है, सब कुछ। फिर उसके बाद आपके पास एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये हो गया आपके पास लेस देन, ग्रेटर से ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन आपके पास इक्वल्स टू आ गई है। ये है आपके पास नॉट इक्वल्स टू और ये है आपके पास कंपेयर इफ इक्वल, इस तरह से कह सकते हो। अच्छा अब थोड़ा फर्क है एक सिंगल उसमें और डबल में। जब आप सिंगल लिखते हो, लेट्स आपने लिखा ए इक्वल्स टू बी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि आपकी बी की जो भी वैल्यू मौजूद है वो वैल्यू बी वेरिएबल की जो पीछे आपने वैल्यू असाइन करी है वो असाइन वैल्यू आपकी ट्रांसफर हो जाती है किसके पास? ए के पास। जब आपने इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करा तो लेट से इस कंडीशन के ऊपर आपने कहा था कि आपका बी जो है वो बराबर है 2 के, तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका बी जो है वो 2 ही रहेगा और आपका ए जो है वो भी 2 हो जाएगा। लेट से इससे पहले आप कह रहे थे कि आपका ए जो है वो 1 है, लेकिन इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद ए बी भी 2 हो जाएगा आपका और ए भी आपका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज लिखी है ए इज इक्वल्स टू बी, तो ऐसी चीज को एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपको ट्रू या फॉल्स की या इस तरह की कोई दूसरा वेरिएबल जो है, दूसरा आंसर जो है वो शो कर देगा। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका बी 2 ही रहेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ए 1 ही रहेगा। यहाँ पे वैल्यूज जो है ओवरराइड या कॉपी नहीं होती या रिप्लेस नहीं होती, वैल्यू सेम रहती है। सिर्फ क्या होता है चेक किया जाता है कि क्या दोनों के वेरिएबल, दोनों के जो डेटा है वो सेम है या नहीं। अब सेम नहीं है तो ये जिसके पास भी लगा होगा हम वो वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे और इसको स्किप करके हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे। ओके आपके पास 7 मिनट बचे हैं इसमें। फिर इसके बाद अभी यहाँ तक कोई बात कुछ नहीं है। नो सर। नो नो सर। ओके 2 लोगों को हो गया। राफे आपको कुछ पूछना है? राफे को कुछ नहीं पूछना। जी हाँ, मेरे जहाँ तक ये चीज समझ में आ गई आपको। जी सर आ गई। अलग अलग पूछना पड़ेगा। मोहसिन आपको भी समझ में आ गई? ओके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखा बताता हूँ। ओके इसके बाद आपके पास आता है लॉजिकल और कंपाउंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन करते हैं? हमारे पास जो है डेली लाइफ के अंदर 3 तरह की लॉजिक चलती है। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये 3 बेसिक आपके पास लॉजिक है। एंड लॉजिक उस वक्त हम यूज करते हैं जब आपको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, दोनों कंडीशन आपके पास आपके कह लो के हाई स्टेट में या ऑन चाहिए हो, या दोनों कंडीशन अगर जब तक सही नहीं होंगी आप अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। उस वक्त आप जाके अपने इस एंड को यूज करते हो
और के अंदर क्या होता है, और के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि दोनों में से कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म हो, दोनों में से कोई भी एक काम हो, तो वो आपके पास क्या हो, और के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक काम परफॉर्म हो रहा हो तो आपका आउटपुट जनरेट हो जाए। जबकि बात जब हम करते हैं नॉट की, जो आपके पास ये तीसरा ऑपरेटर है, नॉट के अंदर आपको अगर ए लेट से 1 दिया है तो 1 को वो 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है। नॉट का मतलब ये है अपोजिट, जो भी चीज आपको गिवन है वो उसका अपोजिट निकाल के आपको दे रहा होता है। एंड के लिए आप ये यू फंक्शन यूज करते हो, ये आपका एंड को शो कर रहा है, ये आपके और को शो कर रहा है, ये आपके नॉट को शो कर रहा है। सही है। एंड के अंदर क्या होता है, आपने लिखा कि ए एंड बी किसी भी जगह पे, उसका मतलब ये है कि ए और बी की जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म होना जरूरी है। अगर ए और बी सिमिलर नहीं है दोनों, तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और के अंदर दो में से कोई एक काम होगा तो वो काम परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरलाइज एग्जाम्पल, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी होम ऑटोमेशन वगैरह के अंदर, एंड की कंडीशन उस वक्त लगती है, लेट्स से कि जैसे आपने मेन स्विच ऑन करा और आपको अपने कमरे का स्विच भी ऑन करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी लाइट जलेगी कमरे की, वरना आपके कमरे की लाइट नहीं जल रही होगी। ये है आपके पास एक एंड की एक जनरलाइज प्रोग्रामिंग क्लास है, यूनिवर्सिटी लाइफ की क्लास एक एग्जांपल है कि अगर आपने अपने कमरे का स्विच ऑफ किया हुआ है तो भी आपके कमरे की लाइट नहीं जल रही होगी, या अगर आपने घर का मेन स्विच ऑफ करा हुआ है तो भी आपके कमरे की लाइट नहीं चलेगी। आपको अपने कमरे का स्विच और मेन स्विच दोनों ऑन करना जरूरी है। और के लिहाज से अगर बात करें तो और आपके पास सिंपल ऐसे ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आ रहा है और आपने अपने घर में यूपीएस भी लगाया हुआ है। अब अगर की इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा, यूपीएस सही है, तो भी लाइट आ रही होगी आपके घर में। अगर यूपीएस नहीं चल रहा और के इलेक्ट्रिक आ रहा है तो भी आपके घर में लाइट आएगी। एंड की कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो वर्क नहीं करेगा, दोनों का होना जरूरी है। और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक अगर इन है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, दोनों कंडीशंस में से, दोनों वेरिएबल में से, तो आपका फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर वो एक कंडीशन अलग है, जैसे आपका यूपीएस भी नहीं चल रहा और कि इलेक्ट्रिक भी नहीं आ रहा, तो फिर आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फिर आता है आपके पास नॉट। नॉट में क्या होता है, आप जो भी फंक्शन प्रोवाइड करते हो नॉट के साथ, वो उसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर देगा। लेट्स से कि आपने कहा कि ऑन कर दो, लेकिन वो ऑन के बजाय उसको ऑफ कर दे। आपने किसी चीज को कहा कि ऑफ कर दो तो वो ऑफ के बजाय उसको क्या कर दे, ऑन कर दे, इस तरह। फिर इसके बाद आपके पास दो चीजें आती हैं, एक आता है इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखो ये दोनों चीजें जो है आपके पास यहाँ पर गिवन है, सिमिलर वैसे ही जैसे हम यहाँ इस डबल इक्वल टू को परफॉर्म कर रहे थे। ये आपके पास यूनी वेरिएबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं। ए प्लस प्लस ए हो गया। ये वेरिएबल ये होता है आपके पास इंक्रीमेंट वेरिएबल, ये है आपके पास इंक्रीमेंट वेरिएबल। ये कुछ भी ले सकते हो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कुछ भी ए से जेड तक की कोई भी आप चीज यहाँ पर ले सकते हो। वैसे इंक्रीमेंट के बाद आपके पास आता है डिक्रीमेंट। अब ये चीज आप देख चुके हो, लेट्स से अगर इस तरह से कोई चीज लिखी हुई है आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, ये हम अपने कुछ पीछे की क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, पहले बढ़ता है, बाद में चीज ऐड होती है। इसमें पहले ऐड हो जाता है, बाद में उसको चेक किया जाता है। सही, यहाँ पे पहले चेकिंग होती है, इस वाले में पहले चेकिंग होती है बाद में एडिशन होती है। इस वाले में पहले एडिशन होती है बाद में क्या होती है, इसकी चेकिंग होती है। तो हम यहाँ तक इसके पहुंच गए हैं। इसके बाद आपका सेशन जो है वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर एंड हो जाएगा। इसके आगे आपके पास खैर थोड़ी बहुत चीजें रहेगी जो अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपको इसमें कोई बात पूछनी है किसी को तो पूछ। नहीं है सर, क्लियर हो गया। अब कोशिश करेंगे बाकियों को भी क्लियर हो गया, सिर्फ वहां में ही जाग रहा है क्लास में, बाकी सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यस सर, क्लियर है। यस सर क्लियर है। राफे जी सर ठीक है। और फिर जाके मतलब माइक। क्लियर है सर। चलो, अभी तक जितनी भी चीजें थी वो आप जनरलाइज हुई थी, जो आप सी हैश वगैरह के अंदर देखते हुए आ रहे थे, वही अब आपने जावा की क्लास से देखी। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़ा बहुत सी का पार्ट और कुछ थोड़ा बहुत जो है जावा के प्रोग्राम्स भी
देख लें। जहाँ तक बात आपके थ्योरेटिकल पार्ट की है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा तकरीबन 88% खत्म हो गया है। कुछ 1 या 2 टॉपिक रह गए हैं और मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोग को असाइनमेंट में दिए थे। तो काइंडली जो आपको असाइनमेंट